हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस, और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बात की थी, जहां पर हमने कहा था कि हमारे आसपास हमें कई सारे बदलाव या चेंजेस जिन्हें हम कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब वो चेंजेस जो हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ या तो फिजिकल चेंजेस होते हैं या तो केमिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि कुछ बदलाव जो होते हैं वो भौतिक होते हैं और कुछ जो है बच्चों वो रासायनिक होते हैं। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ना ही ऊष्मा अवशेषित होती है, ना तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ना ही अब्जॉर्ब होती है, ना ही रिलीज होती है। ठीक, जबकि केमिकल चेंज में इसके जस्ट अपोजिट होता है। केमिकल चेंज में बच्चों एक जो है नया पदार्थ बनता है। ठीक, साथ ही जो है यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, अब्जॉर्ब भी होती है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें, कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अब वो क्या है वो तो खैर हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो साथ ही आप देखते रहिए यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसके क्या गुण है, कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे। साथ ही हमने बात कर ली थी कि जंग लगने की जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे जंग लगता है, क्या इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे हमने बात की थी कि मॉइस्ट एयर यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है जंग की प्रोसेस के लिए, जंग लगने की प्रोसेस के लिए। फिर हमने मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और उसे जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक, तो यहाँ पर दो नए पदार्थ बन रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, जिससे रिलेटेड बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व किए थे। फिर बात आती है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की अभिक्रिया हमने देखी थी। हमने कहा था ये एक प्रकार की क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी है, जहां पर ये कॉपर क्या करता है, जहां पर बच्चे ये आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। और इसकी जो अभिक्रिया बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया यहाँ पर ये बनती है। नेक्स्ट बच्चों, हमने बात की थी कि सिरका और बेकिंग सोडा के बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। ठीक है, सिरका यानी कि जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, और जो हमारा बेकिंग सोडा है वो क्या है, एक प्रकार का बेस है यानी कि क्षार है। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो उसकी पुष्टि कैसे की जाती है, उसका कन्फर्मेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से था। ठीक, जहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि की थी। लाइम वाटर कैसा हो गया था, जो छूने वाला पानी था वो कैसा हो गया था, मिल्की हो गया था। ठीक है, यानी कि दूधिया हो गया था। फिर हमने एक सुरक्षा कवच जो कि ओजोन लेयर है उसके बारे में बात की थी, कि कैसे जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर ये सुरक्षा कवच है जिसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है। अब ये जो ओजोन लेयर है हमें जो पैराबैंगनी विकिरण है, यानी कि जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, किरणें हैं, उनसे हमें बचाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा जैसे कि ये क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है, इन अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करती है ताकि वो पृथ्वी पर ना आ सके। क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर आ जाएंगे बच्चों तो हमें जो है बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को, और जो हमारे स्किन है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। ठीक, चलिए, तो ये हमने कहा कि ये जो ओजोन लेयर है ये कैसे जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर बच्चों हमने बात की थी कि लोहे पर जंग लगने की क्या प्रोसेस है, इसकी क्या प्रक्रिया है। अब फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि जंग लगने की जो ये प्रक्रिया है बच्चों, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, कैसे जो है हम अपने आर्टिकल्स को, अपने ऑर्नामेंट्स को
या अपने जो भी जो भी हमारे मेटल्स की जो भी चीज़ें उन्हें कैसे बचा सकते हैं जंक लगने से। ठीक, तो हमने क्या कहा कि या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेटल है, जो हमारा आर्टिकल है, उसके सरफेस पर तेल लगाया जा सकता है या ग्रीस लगाया जा सकता है। दूसरी चीज है उसे पेंट किया जा सकता है। तीसरी चीज है गैल्वेनीकरण, जिसे गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक की एक पतली लेयर उसके बाहर से लगा दी जाती है, या हम कह सकते हैं एलॉय बना दिया जाता है, यानी कि उसे किसी दूसरे धातु या अधातु के साथ मिला करके उसको क्या कर लेते हैं, एक नया उसको रूप दे देते हैं, जिसमें उसमें कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि रस्ट उस पर नहीं लगता। जैसे हमने लोहे की बात की, हम स्टेनलेस स्टील बना देते हैं बच्चों, निकेल और क्रोमियम से, ठीक है, जिससे कि ये जो हमारा पिघला हुआ लोहा है, इसमें जो लोहा है उसमें जो है जंक नहीं लगता। तो मिश्र धातु, जिसे हम अलॉय कहते हैं, मिश्र धातु बना दी जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रोसेस गैल्वेनीकरण भी है, कि जिसमें जिंक की लेयर जो है वो लगा दी जाती है धातु के बाहर से। क्योंकि बच्चों अब लेयर लगाने से क्या होगा कि अंदर जो मॉइस्ट एयर है, जिसके साथ जो है आयरन रिएक्शन करता है और उस पर जंक लगता है, वो अब अंदर नहीं जा पाएगी, बाहर ही रहेगी, जिस वजह से जो हमारा अंदर का जो मेटल है वो सेफ रहता है। और गैल्वेनीकरण में ये भी है बच्चों, ये जो जिंक की लेयर है, अगर ये बाहर से जो है टूटने भी लगती है, यानी कि ब्रेक भी होती है, तो भी ये अंदर मेटल को सेफ रखती है। इसीलिए यहाँ पर जिंक का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ते कि क्रिस्टलीकरण क्या है। अभी तक काफी सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया है बच्चों। चलिए तो क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं। समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह नमक अशुद्ध होता है और इसके क्रिस्टलों का निरीक्षण करना कठिन होता है। इस प्रकार शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों से क्रिस्टलीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं, जो एक भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, जो एक क्रिस्टलीकरण, जिसे क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। चलिए, तो समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है, आप जानते हैं किस प्रकार से। जैसे आपने एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम देखा होगा कि समुद्र है, समुद्र के किनारे पे लोग इस प्रकार से क्या बना देते हैं, अलग अलग बेड्स बना देते हैं, या हम कहें कि इस तरीके से अलग अलग गड्ढे बना करके जिसमें पानी भर दिया जाता है। ठीक है, इनमें क्या कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। कौन सा पानी? समुद्र का पानी। समुद्र का पानी भर लिया जाता है। अब समुद्र का पानी भर लिया जाता है, फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब धूप इसके ऊपर पड़ती रहती है। अब इसके किनारे क्या है, धूप बच्चों इसके ऊपर पड़ती रहती है। धूप पड़ने से ये सारा पानी कैसे हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। वाष्पीकरण जिसे हम कहते हैं, इवेपोरेशन जिसे कहा जाता है, तो वाष्प बन जाता है। देखो पानी सारा वाष्प बन जाता है, तो नीचे नीचे क्या बचता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, तो पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तो नीचे बच जाता है नमक। ठीक, लेकिन बच्चों ये जो नमक है ये अशुद्ध होता है और इसके क्रिस्टलों का निरीक्षण करना कठिन होता है। ठीक, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ ली कि कैसा होता है, अशुद्ध होता है और इसके क्रिस्टलों का निरीक्षण करना कठिन होता है। आगे बात करें, इस प्रकार शुद्ध पदार्थों के जो बड़े क्रिस्टल होते हैं उनके विलयनों से क्रिस्टलीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। जो शुद्ध पदार्थ है बच्चों, उनके बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों से बनाए जा सकते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमें मिले, किससे, सॉल्ट के पानी से, है ना, सॉल्ट के पानी से सॉल्ट के हमें क्रिस्टल मिले। उसी प्रकार शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों से मिल सकते हैं। कैसे? क्रिस्टलीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, जैसे हमने ये वाली प्रोसेस, इसमें क्या था, सॉल्ट का पानी था यानी कि नमक का पानी था। नमक के पानी को हमने क्या किया यहाँ पर, इससे ये पानी इवेपोरेट हुआ और बाद में हमें क्या मिला, सॉल्ट के क्रिस्टल मिले। तो ऐसे ही किसी भी शुद्ध पदार्थ के अगर हमें क्रिस्टल लेने हैं तो उसका कोई विलयन है यानी कि सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर हमारे पास नमक और पानी का ये सॉल्यूशन था, तो उसे क्रिस्टलीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं वो क्रिस्टल। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया की। तो आप ये प्रक्रिया बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिस्टलीकरण का एक एग्जाम्पल हमारे पास है जहां पर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे एक गतिविधि से समझते हैं। एक गिलास में पानी लें और उसे एक बीकर में डालें। किसी ने आपको एक बीकर में पानी ले लेना है, ठीक है, उसमें थोड़ी मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक एसिड मिला है। अब आपको क्या करना है बच्चों, उसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड मिलानी है और मिश्रण को गर्म कर लेना है। ठीक है, जैसे ही पानी उबलने लगे धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर डालें और लगातार हिलाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, जैसे पानी बॉयल होने लगेगा यानी कि उबलने लगेगा तो आपको उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है और लगातार चलाते रहना है। पाउडर तब तक मिलाते रहें जब तक वह घुलना बंद ना हो जाए। तो पाउडर को आपको तब तक मिलाते रहना है जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। इसके बाद घोल को छान ले और बिना हिलाए ठंडा होने दें। अब आपको क्या कर लेना है, घोल को छान लेना है और बिना हिलाए ठंडे कर लेना है। ठीक है, छानेंगे कैसे, आप किसी फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर पेपर को बच्चों कोन शेप में बना करके उसे एक फनल के ऊपर रख करके उस पर जो मिश्रण है उसको डाल देंगे। इस तरीके से जो मिश्रण है वो सेपरेट हो जाएगा, छन जाएगा। ऊपर ऊपर जो रेजिड्यू है वो बच जाएगा, नीचे नीचे लिक्विड आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। पहले आप इतना नोट कीजिए। चलो, फिर थोड़ी देर बाद आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते देखेंगे। अब आपको क्या दिखेगा कुछ समय बाद कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो आपने एक चाइना डिश ली है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, बर्नर से आप क्या कर रहे हैं, बर्नर से आपने जो है यहाँ पर आग जलाई है, फिर वाटर बॉईल हो रहा है। आप क्या देखेंगे, कॉपर जो चाइना डिश है उस पर जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे। तो यही है बच्चों कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण। अब जब आप भौतिक और, चलिए इससे पहले आप ये पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हमने प्रोसेस की थी यहाँ पर, सिंपल, एक बीकर में पानी लिया है जिसमें आपने क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं, वो आपको मिलाना है और मिश्रण को गर्म करना है। फिर धीरे धीरे आपको इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है और लगातार चलाते रहना है। कॉपर सल्फेट का पाउडर आपको तब तक डालते रहना है जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको छान लेना है और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने पर आप क्या देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसके प्योर क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको सिंपली कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखेंगे। और कैसे क्रिस्टल्स होंगे, ये प्योर क्रिस्टल्स होंगे यानी कि शुद्ध क्रिस्टल होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जब आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जान गए हैं तो अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें। यानी कि आपके आसपास आपको जो भी आपके आसपास आपको जो भी परिवर्तन दिख रहे हैं, जो भी चेंजेस दिख रहे हैं उनका आप अवलोकन कीजिए। यानी कि ऑब्जर्वेशन आपको करना है और उन्हें वर्गीकृत करना है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बर्फ का पिघलना आपके आसपास आपको दिखता है कई बार, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको रोजमर्रा की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तो आपके आसपास जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं जैसे खाना पकना, पानी उबलना, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको नोट कर लेना है और इस तरीके से उन्हें देखना है कि ये परिवर्तन कौन सा है, क्या ये एक रासायनिक परिवर्तन है या एक भौतिक परिवर्तन है।
ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको ये जो टॉपिक है इसको और बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट। तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की कि फिजिकल चेंज और ये जो केमिकल चेंज है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी कि इनके गुण क्या हैं। इसके साथ साथ इनके उदाहरण के बारे में हमने बात की। ठीक है, इसके बाद इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात की थी। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमने कुछ प्रैक्टिकल यानी कि कुछ हमने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये कैसे जलता है और जल करके क्या बनाता है। ठीक, जल करके क्या बनाता है इसके बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की थी बच्चों आयरन एंड कॉपर सल्फेट की रिएक्शन के बारे में। फिर हमने बात की थी बच्चों विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन। आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन के साथ विनेगर और बेकिंग सोडा की क्या रिएक्शन है और क्या यहाँ पर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे बच्चों हम इसकी पुष्टि करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं। साथ ही हमने बात की थी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना, ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके लिए, कौन कौन से फैक्टर है जिनसे कि ये प्रोसेस होती है रस्टिंग ऑफ आयरन की। फिर हमने बच्चों बात की थी ओजोन लेयर के बारे में, जो कि हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओजोन लेयर के बारे में बात की थी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और साथ ही बच्चों इसके बाद हमने बात की थी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं अपने जो ऑर्नामेंट्स हैं या जो भी हमारे आयरन के आर्टिकल्स हैं। और लास्ट में जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन, जहां पर हमने कॉपर सल्फेट, यहाँ पर हमने क्रिस्टल्स को देखा था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से डीपली डिस्कस कर लिए हैं। सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से पढ़ा है, विद एग्जांपल सारे टॉपिक्स को हमने समझा है। तो अब अपने आने वाले अगले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, जहां पर हम एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जिससे कि अगर चैप्टर में कोई टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया या किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो वो सभी यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।